हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर। ठीक है, तो ये टॉपिक चूज़ करने का जो मेरा एम है वो आपको पता ही है। मैं फोकस कर रहा हूँ उन टॉपिक पर जो कहीं ना कहीं बीएससी से या हायर क्लास से रिलेटेड है, क्योंकि 11th और 12th के टॉपिक जो हैं आप कर ही रहे होंगे। ठीक है, हमारी जो ये क्लास है स्पेसिफिक है जीआईसी के लिए, और आश्रम पद्धति का जो अगले महीने आपका एग्जाम होगा जीआईसी का, और आश्रम पद्धति का तो थोड़ा लेट है। ठीक है, प्रवक्ता भर्ती जो यूपी में चल रही है उसके लिए। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो टॉपिक दिए थे वो ये कुल 4 टॉपिक सिलेबस में मेंशन है। ठीक है ना, और बहुत आसान से हैं इसलिए आप इनको ना छोड़ें। एक तो बाइंडिंग एनर्जी पूछा हुआ है, क्या होता है, मास डिफेक्ट पूछा हुआ है, और स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की पूछा हुआ है, और कार्बन डेटिंग के बारे में पूछा हुआ है। वो सब आपको पता ही है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम बहुत छोटा छोटा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, ये 4 टॉपिक जो है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है अगर जो क्वेश्चन आएगा इसमें तो वो बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट से रिलेटेड ही आएगा। हालांकि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस से इसलिए आ सकता है क्योंकि जो पीजीडी का एग्जाम था उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना, तो कैसे आया था वो क्वेश्चन मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं, वो क्या होता है। देखिए, जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पहले वैसे आप इस बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ने से पहले आप मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ो, फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर जितने भी हैं, अगर मैं उन सबका मास क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। ठीक है ना, मान लो मुझे पता है कि भाई उस न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन है, 7 ही न्यूट्रॉन है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। उन सबके मास को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं जो एटम मुझे मिला हुआ है उस एटम का मैं अगर मास लूं, और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब आपने मुझे वो एटम नहीं दिया, सिर्फ बता दिया भैया उसके अंदर 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, बाकी तेरी मर्जी है, तू पता कर ले उस एटम का मास कितना है। तो मैं निकाल लूंगा भाई। कैसे निकाल सकता हूं, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कितना होता है, बेसिक सी बात है, वो होता है एएमयू में निकाल लेता हूं मैं 0.00548 जो होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। प्रोटॉन का मास हमें पता ही है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, वो होता है आपका 1.00727, ये होता है आपका प्रोटॉन का मास। और न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है, 8665 के राउंड होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, शायद इतना ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये हो गया, प्रोटॉन ये हो गया, न्यूट्रॉन ये हो गया। 7 से मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन का मास, 7 से मल्टीप्लाई कर दो प्रोटॉन का मास, 7 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूट्रॉन का मास। तो ये जो है ये टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन का मास आ गया। अब मान लो मुझे किसी ने नाइट्रोजन का एटम दे दिया, और मैंने उस नाइट्रोजन का एटम जो मुझे मिला उसका मास x है, तो ये जो दोनों मास है ये भी तो वैसे x ही होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये x के बराबर नहीं आता। दरअसल ये वाला मास थोड़ा ज्यादा होता है देन द एक्चुअल मास ऑफ एटम, देन द एक्चुअल मास ऑफ एटम। ये जो मास में अंतर आया, मतलब न्यूक्लियन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूक्लियन का मास, न्यूक्लियन होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास और एटम का एक्चुअल मास में जो अंतर होता है, यही टॉपिक मास डिफेक्ट कहलाता है। यही टॉपिक क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, मास डिफेक्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या था, मास डिफेक्ट को अगर मैं डेल्टा एम कह लूं तो ये डेल्टा एम डिफरेंस है किसका, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ दैट एटम, एक्चुअल मास ऑफ एटम। ठीक है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये डेल्टा एम कहलाता है। मास में कमी हो जाती है, मास में डिफेक्ट हो जाता है। दरअसल होता भी क्यों है वो आपको पता ही है, जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में मर्ज होते हैं तो क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में जो ये मास होता है
ये कम हो जाता है, कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में निकल के चला जाता है। आइंस्टाइन की इक्वेशन के अनुसार E इज इक्वल टू mc² के अनुसार मास किस में बदल जाता है, एनर्जी में। तो वो एनर्जी की फॉर्म में मास निकल के चला जाता है, इसलिए मास ओवरऑल कम हो जाता है। और ये जो एनर्जी जो यहाँ से निकल के जा रही है, जब मास क्या कर रहे हैं, दो मास आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो एक एटम बना रहे हैं, तो जो एनर्जी निकल के जा रही है उस एनर्जी को ही हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी 101% मास डिफेक्ट के इक्वल होगी, ठीक है ना। वो किसके इक्वल होगी, मास डिफेक्ट के इक्वल होगी। और एक बात और याद रखना कि जो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, कैसे निकालते हैं इसको, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, जितना मास आपका डिफेक्ट हुआ है, मास में कमी आई है, इसको मल्टीप्लाई करना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है ना। ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा। और अगर आपने निकालना है बाइंडिंग एनर्जी, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आपने निकालना है, पर न्यूक्लियन, तो जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी आई है निकल के, बाइंडिंग एनर्जी निकल के आई है, उसको डिवाइड कर देना है न्यूक्लियन से। न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर से डिवाइड कर देना, आपकी बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ जाएगी। जैसे मैं पिछले वाला एक क्वेश्चन के तौर पे आपको बता रहा था, तो वहां जितनी बाइंडिंग एनर्जी आपने उसको 14 से डिवाइड करना है, क्योंकि उसके अंदर 14 ही प्रोटॉन है, 14 ही न्यूट्रॉन है। तो अब मैं ऐसे करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, उस एग्जाम्पल के बेस पे हम कुछ कोशिश करेंगे वो निकालने की कि कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है। तो आप एक न्यूमेरिकल टाइप से लिख सकते हैं, कैलकुलेट, क्या पता इसी तरह का बिल्कुल एग्जाम में आ जाए, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट बाइंडिंग, आपके दोनों टॉपिक अभी क्लियर हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन किसका, हीलियम एटम हम ले लेते हैं। इन हीलियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर आपको दे दिया 2He4, जिसके पास क्या है, विच हैज मास ऑफ 0.00260, ये आपको मास दे दिया AMU में उस हीलियम का, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है, इसमें जूल वूल में भी निकाल के मैं आपको बता दूंगा। अब आप पहले ये बताओ, हीलियम के अंदर कितने तो इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, और हीलियम के अंदर 2 ही क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल मास निकालेंगे, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन, टोटल मास। तो मास आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितने जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे वो मैंने ले लिए, ठीक है ना। 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। और प्रोटॉन का मास अभी मैंने देखो पीछे भी लिखा था, कितना लिखा था, 1.007277 जो था वो प्रोटॉन का मास था। या तो न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ आएगा, अगर नहीं आता है तो भैया ये वैल्यू जो है आपको वो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास हो गया 1.00, प्रोटॉन का है ना, तो प्रोटॉन का थोड़ा सा कम होगा, मतलब 7825, ठीक है ना। ये हो गया प्रोटॉन का मास, प्लस 2 इंटू न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.008665 हो गया, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया 0.00548, यही होता है 0.00548 एटॉमिक मास यूनिट में जो हम करके निकालते हैं, ठीक है। तो 2 हो जाएंगे तो वो लगभग हाइड्रोजन के मास के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का 0.000548 अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो लगभग ये आपका आ जाएगा 4.0398 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये टोटल मास निकल कर आ गया। अब हमने निकालना है मास डिफेक्ट। तो जो मास डिफेक्ट होता है मेरे साथियों, वो क्या होता है, वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और उसमें से निकाला जाता है एक्चुअल मास ऑफ हीलियम एटम। देखो मैंने पीछे बताया भी था, आपको ये बताया था ना, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और एक्चुअल मास ऑफ एटम। तो ये हमारे पास निकल कर आया 4.0398 AMU, और आपको हीलियम का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4.00260। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तब आपके पास आंसर निकल के आएगा 0.0338 AMU।
देखो कहने की बात थी, जब इतने प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ने आके हीलियम का एटम बनाया, तो इतना मास जो है वो उन एटम के दौरान, मर्ज होने के दौरान वो निकल के चला गया। तो अब हम यहाँ पर ये कहेंगे यही मास डिफेक्ट डेल्टा एम कहलाएगा। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या था, बाइंडिंग एनर्जी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का क्या बताया था, देखो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बताया था मैंने, मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ जाएगा आपका 0.03038 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने करके रखा हुआ है तो मैं बता देता हूं, ये आ जाएगा आपका 28.298 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। अब लेकिन आप मुझे बताइए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कैसे निकालेंगे। पर न्यूक्लियन का मतलब होता है, पर न्यूक्लियन का होता है जो बाइंडिंग एनर्जी आपकी आई है वो पर न्यूक्लियन निकालनी है, यानी कि पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालनी है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसमें 4, यानी कि आपको एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर देना है। तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आ जाएगी। और अगर आपको इसको जूल में निकालने के लिए है तो याद रखना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसी को अभी 1.602 इंटू 10⁻602 है, ये 602 इंटू 10⁻⁻13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आंसर हमारा जूल में बन जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको 2 टॉपिक तो फटाफट से क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन से, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है और मास डिफेक्ट। अब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए स्टेबिलिटी जो होती है न्यूक्लियस की, स्टेबिलिटी, छोटी सी वीडियो रहेगी हमारी। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो आपका डिपेंड करता है, एक तो बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है, एक तो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और वो दूसरा डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेशियो पर। किस पे डिपेंड करता है वो दूसरा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेशियो पर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर कैसे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज्यादा आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, एनर्जी निकल के जाएगी, उतनी ही ज्यादा उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो रिलीज होके जाने वाली एनर्जी है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकल के जाएगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो एक फैक्टर तो हो गया ये। अब दूसरा फैक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा फैक्टर कहता है कि भैया जो आपकी स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो पर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो पर। तो इनके बीच में हम एक ग्राफ सा प्लॉट कर लेते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो जो होता है, कई बार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो होता है वो 1 आता है। अब 1 से आप ये भी कह सकते हो, और किसी एलिमेंट के अंदर अगर वो 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज्यादा है, इधर की साइड 1 से ज्यादा होगा, तब वो अनस्टेबल होगा, एक तरह से आप ये मानकर चल सकते हैं। या जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक रेशियो होता है, या जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, वो एक छोटे से जोन में होते हैं, उस जोन को कहा जाता है, मतलब उनका जो रेशियो होता है इस रेंज में आके फिट होता है, और इस रेंज को हमने नाम दिया हुआ है स्टेबिलिटी जोन। इसको नाम हमने क्या दिया हुआ है, स्टेबिलिटी जोन। अब मैं ये बहुत शॉर्ट में कराऊंगा, हालांकि तो बहुत बड़ा टॉपिक है, स्टेबिलिटी जोन। ये स्टेबिलिटी जोन क्या है, दरअसल ये वाली जो साइड है ये बीटा एमिशन को बता रहा है, बीटा एमिशन होगा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, और ये वाली जो साइड है इसकी लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली जो है, ये अल्फा इमिशन को बताता है, के इमिशन भी बोल देते हैं, जैसे जिसमें वो न्यूट्रॉन किस में बदल जाता है, प्रोटॉन में, ठीक है। तो कुछ ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्या है, एमिशन है। तो उसके बेस पे क्या है, ये जो एरिया जो हमने बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं, इस जोन से ऊपर जो जाएगा वो क्या कहलाएगा, यानी कि उनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या होगा, हाई होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या होगा उनके लिए, बहुत हाई होगा, ठीक है ना। और वो बीटा एमिशन में जाएगा, और जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बहुत कम होगा वो अल्फा एमिशन में जाएगा, ठीक है ना। और जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो लगभग 1 होता है या 1 के बहुत क्लोज होता है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे 7 और 14 की मैं बात करूं तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 है, प्रोटॉन इसके अंदर कितने, 7 है। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जो रेशियो होगा वो इसका 1 होगा।
तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन वो एटम जिसके अंदर नहीं है, जैसे आप आयरन की बात कर लें, आयरन 56 की बात कर लें, तो और इसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो तो 26 है, लेकिन 56 में से 26 अगर आप घटाओगे तो 30 बचता है, यानी कि 30 इसके पास न्यूट्रॉन है। तो इसका जो E/M रेशियो है वो 1 से ज्यादा है। कितना है इसका आंसर भाई? इसका आता है ये लगभग 1.156। तो ये इस रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा। अब स्टेबिलिटी होने के लिए वो क्या करेगा, वो चीज देखो लंबी हो जाएगी, मैं उस चीज में नहीं आऊंगा, क्योंकि वो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। वो क्या करता है दरअसल, जो ये होता है आयरन, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए -1E0, इसको हम क्या बोलते हैं, के कैप्चर भी बोलते हैं, के कैप्चर। तो ये क्या करता है 25 Mn 55 में बदल जाता है। मतलब क्या हुआ, इसने जो अपना एक प्रोटॉन था वो अपना कम कर दिया है, प्रोटॉन क्या कर दिया, इसको बोलते हैं K-E कैप्चर, ठीक है ना, -E कैप्चर, -E मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट एंटी पार्टिकल इसने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस फिजन में चला जाता है, टूटने में चला जाता है। तो आप अगर इसका देखें तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, कम हो गया, और इसका एटॉमिक मास जो होगा, ये 55 वाले की बात कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना, तो इसमें आप 55 कर लोगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 26 तो उसका एटॉमिक नंबर है ही, और ये 30 बचेगा, ठीक है ना, ये 29 बच जाएगा, तो ये 29 बच जाएगा, 1.15 के अराउंड इतना आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है, या 5-6 आ जाएगा, वो ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये मैं उन्हें डिटेल में नहीं जा रहा, ये आपको शायद समझ में भी ना आया, जो मैंने बोला उसको छोड़ दो आप। तो आपने याद रखना, अगर N/P का रेशियो 1 है तब वो स्टेबल है, अगर उससे ज्यादा है इसका मतलब बीटा एमिशन की तरफ जाता है, मतलब बीटा एमिशन करके वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और अगर थोड़ा कम आता है तो फिर वो अल्फा एमिशन करके आता है, और अगर 1 के क्लोज है फिर तो कोई उसको डर है ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद जो तीसरा फैक्टर होता है, ठीक है, तीसरा फैक्टर मतलब समझ में आ गया ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो किस तरह से न्यूक्लियस को स्टेबल करता है। तीसरा फैक्टर होता है मैजिक नंबर। तीसरा फैक्टर क्या है, मैजिक नंबर है, और फिर हम उसके बाद हम अगला क्वेश्चन कर लेंगे। एक मैजिक नंबर आपको पता ही है कि जिनके न्यूक्लियाई में, ये आपका पीजीडी के क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है ना, जिसके न्यूक्लियाई में या तो 2 या 8 या 20 या 28 और ये याद रखेंगे 50 भी था मेंशन, और उसके बाद या फिर 82 या फिर 126 प्रोटॉन हो, 126 प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, 126 प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, वो स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, वो स्टेबल न्यूक्लियाई माने गए हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई माने गए हैं। इसलिए ऐसे नंबर को, इन नंबर को हमने मैजिक नंबर नाम दे दिया कि भैया इनके प्रोटॉन और इनके न्यूट्रॉन तो क्या है, मतलब ऐसे नंबर रख रहे हैं, ऐसा उनके पास वो नंबर है लकीली कि उनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और एक बात और होता है, दूसरा एक और फैक्टर याद रखेंगे, ऐसा न्यूक्लियाई, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसके पास इवन नंबर है, किसके, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो स्टेबल माने गए हैं। जिनके पास इवन नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, मतलब ऐसे नहीं है इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम हो, मतलब जितने प्रोटॉन हो उतने ही क्या हो, उतने मतलब इवन ही प्रोटॉन हो और इवन ही क्या हो, न्यूट्रॉन हो, ठीक है। हालांकि 2 ऑड नंबर का जो चलो वो फिर मैथ वाली बात पहुंच जाएगी कि नहीं 2 ऑड नंबर का इवन बताओ या इवन का ऑड बताओ, वो चीज हम नहीं कर रहे। तो न्यूक्लियाई विद इवन नंबर ऑफ बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये मैं मेंशन नहीं किया था, न्यूक्लियाई विद इवन नंबर ऑफ बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो क्या माने जाते हैं, स्टेबल। तो जिस न्यूक्लियाई में इतने प्रोटॉन होंगे या न्यूट्रॉन होंगे, ये दोनों एक नहीं, एंड नहीं है, और लिखा हुआ है, तो इसलिए उनको स्टेबल माना जाएगा, ये कहलाता है आपका मैजिक नंबर। तो मैंने बहुत शॉर्ट समय में कोशिश किया है आपको ये बताने का, डिटेल में अगर शायद आपने पढ़ रखा होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री कम पढ़ा हुआ होता है तो वही देखो उसको थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म थी जो मैंने नहीं बताई, तो इसलिए ये तो कहना मत कि भाई वीडियो में कुछ हमें समझ में आया नहीं, क्योंकि मैंने बहुत संक्षेप में बताया। और एक और टॉपिक होता है आपका कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग आपको पता ही है यार, इसमें कोई नई चीज है नहीं है, कि हर एलिमेंट के पास एक फिक्स्ड अमाउंट जो होती है, फिक्स्ड अमाउंट कार्बन 14 की बनती है। लिविंग सब्सटेंस में कार्बन 14 जो होता है आइसोटोप जो है वो पाया जाता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर सब्सटेंस के अंदर इसका फिक्स्ड होगा, वो डिपेंड करेगा, मैटर टू मैटर क्या करता है, वो वेरी करता रहता है। और हर 5568 साल बाद ये जो इनिशियल अमाउंट उसकी होती है वो इनिशियल अमाउंट आधी हो जाती है, यानी कि ये जो है कार्बन 14 का
हाफ लाइफ पीरियड होता है 5568 साल, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करके यूरेनियम का जो है हाफ लाइफ पीरियड बताना। तो कार्बन डेटिंग काम कैसे करता है, देखिए हम क्या करेंगे, हम मान लो उसमें बस हमें ये थोड़ा सा पता करना पड़ता है कि ये सब्सटेंस किसका है। मैं कह देता हूँ जैसे मुझे आम की लकड़ी कहीं पर मिली और मैं ये जानना चाहता हूँ, लड़की नहीं भाई लकड़ी, ठीक है ना, आम की लकड़ी मिली और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितने साल पहले ये टूट के उस आम के पेड़ से अलग हुई थी। तो पहले जो आम का पेड़ होगा मैं उसमें से ये निकालूंगा कि उसके अंदर से जो अल्फा बीटा गामा, मतलब उसका जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है पर मिनट कितना है, ठीक है ना, ये बात आप समझिए। उसको मैं एन नोट कह लेता हूं कि जो इनिशियल सैंपल मैंने लिया, जो बिल्कुल फ्रेश्ड सैंपल है, उसको मैंने तोड़ा पेड़ से और मैंने उसका इंट्रीगेशन रेट निकाला, रेट नहीं निकाला, डिसइंटीग्रेशन निकाला कि उसका इनिशियल कितना है, ठीक है ना। रेज काउंट कर लेते हैं कितनी रेज निकल के जा रही है पर मिनट, वो डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, जो वो आम की लकड़ी मुझे मिली थी उसमें भी कार्बन 14 डीके हो रहा होगा धीरे धीरे, तो उसमें डिसइंटीग्रेशन कितना हो रहा है, मैं उस डिसइंटीग्रेशन को एन कह रहा हूं। अब इसके बेस पे मैंने क्या करा, एक फॉर्मूला लगाया, उस लकड़ी में जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इज इक्वल टू इनिशियल, बिल्कुल जो फ्रेश्ड सैंपल होता है, ताजा जो होता है, उसमें डिसइंटीग्रेशन कितना हो रहा है, एक्सपोनेंट ई माइनस लेमडा इंटू टी, लेमडा इंटू टी। ये टी ही वो टाइम है जो ये बताएगा कि ये कितने साल पहले टूटी थी, इसकी एज कितनी है। अब लेमडा जो है वो कहलाता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेमडा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने का एक बेहतरीन सा फॉर्मूला है, वो आपने वैसे भी उसमें पढ़ाई होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूले से ही निकलता है, तो ये लैम्डा आपका वहां से निकल के आ जाएगा। और वैसे मैंने आपको बताया भी था कि 5568 ईयर जो होता है इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है। आप इसको सोल्व भी करके रखा करें, ठीक है ना। इतने ईयर्स जो आता है, ईयर्स इनवर्स हो जाता है लैम्डा की वैल्यू, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा कार्बन के केस में, वो आपने यहां पर पुट करना है। और ये ऑलरेडी आपको जो फ्रेश सैंपल होगा उसका दे रखा होगा कि इनिशियली उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इतना है, ठीक है ना। और ये हमें अब ऑब्जर्व हो रहा है इस समय, तो आप उसका समय निकाल सकते हो कि वो लकड़ी कितने साल पहले उस आम के पेड़ से अलग हुई थी। तो शॉर्ट में मैंने आपको कार्बन डेटिंग भी समझा दिया है, वो छोटे छोटे से समय में मैंने आपको ये सारे बताए हैं, ठीक है। और आश्रम पद्धति के लिए हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चली रही है, जिसमें आपको बिल्कुल सिलेबस का एक एक टॉपिक को पकड़ के उसके ऊपर क्वेश्चन बना के वो मैं दे रहा हूँ, और पूरा सोल्व्ड पेपर भी दे रहा हूँ। मतलब ऐसे नहीं सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को पूरा सोल्व करके उसकी पीडीएफ फाइल बना के आपको मिल रही है। और डिटेल में अगर जानकारी लेना है तो 7404068788 पे व्हाट्सएप कर दो आप, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में अगर चेक करोगे तो टेलीग्राम चैनल का एक लिंक भी दे रखा है, ठीक है, उससे भी जुड़ जाओ, वहां पे भी नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो तो मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और आने वाले समय में DSSB का जो है आपका PGT केमिस्ट्री वगैरह वगैरह का सबकी भर्ती आने वाली है, और KVS की भी आने वाली है, बस इलेक्शन का इंतजार है, ये खत्म हो जाए जल्दी से, तो उसके बाद ये आपकी सारी भर्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ये 2 आ जाएंगी। चलिए ओके।